नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, फ्राइडे का दिन, तो फ्राइडे स्पेशल न्यूज रूम से लाइव आपके लिए हाजिर हूं मैं। आज इस शो में मदद करेंगे कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब। राजेश जी जुड़ गए? डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइए राजेश जी को। राजेश जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून राजेश सर, कैसी रही भाई दुर्गा पूजो? थैंक यू सर, आपको भी मुबारक। अरे मुबारक नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो फेस्टिविटीज कोलकाता की कैसी रही? दुर्गा पूजो कैसा रहा आपका? बहुत शानदार सर, ऑलवेज हमेशा की तरह शानदार। इस बार फोटो नहीं डाली, झलकियां नहीं देखने को मिली मेरे आपके झांकियों के विजिट्स की, खाने पीने की। आपने देखा नहीं, मैंने रोज की डाली हुई है। अरे तो नहीं देखा नहीं, आमतौर पे मैं एंटर करता हूँ पॉपअप आ जाता था तो पता चलता राजेश सर यहाँ गए हुए वहां गए हुए। हो सकता है मैंने लॉगिन ही नहीं करा था दिनों से। आपने कहाँ देखा था? ट्विटर पे? नहीं, फेसबुक पे डालते हो आप? फेसबुक पे मेरी कम से कम सैकड़ों फोटो डाली हुई है। हाँ, तो मैं फेसबुक पे लॉगिन नहीं करा, सॉरी, गलती हो गई। पर डे के हिसाब से 25-30 फोटो है तो 5 दिन की 150 फोटो होगी उसमें। मतलब मस्त रहे 5 दिन एकदम नहीं। राजेश सर ने लास्ट फ्राइडे मदद करी थी, तब ये सुबह 5 बजे घर पहुंचे थे। रात में नहीं, सुबह वापस आए थे झांकियों के दर्शन करके, और फिर 12 बजे शो में मदद करने के लिए पहुंच गए थे। चलिए राजेश सर, बातचीत की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले कैसे इस प्रोग्राम पे आपको रीच आउट करना है, वो टोल फ्री नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर, या फिर हमारा इंस्टाग्राम का, थ्रेड का, ट्विटर का आईडी, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। रीच आउट करिए। हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती हैं सारी इनकमिंग फीड्स, आप लोगों से कांटेक्ट करेंगी और फिर डिसाइड करके म्यूचुअली किसी दिन आप इस शो में शिरकत करेंगे। लेकिन मार्केट्स लेकर आइए स्क्रीन पे। बढ़िया, आज पुल बैक का दिन है। बेसिकली हम 6 दिनों से लगातार गिर रहे थे, आज फाइनली फ्राइडे को एक रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ कुछ हद तक। हाँ, कल की क्लोजिंग में जब वो समीकरण थोड़े सुधरने शुरू हुए थे ब्रॉडर मार्केट्स के, उससे इंडिकेशन आ रहे थे, और आज जब नए सीरीज की शुरुआत हुई है, ग्लोबली भी मूड मॉल ठीक था। यूएस फ्यूचर्स बाउंस बैक कर रहे थे क्योंकि वो भी कंटिन्यूअस दबाव में थे। एशिया बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा था, लार्जली सारे हमारे एशियन पियर्स मजबूत थे। तो इंडिकेशंस आ रहे थे कि आज एक पुल बैक का दिन हो सकता है, पर ये पुल बैक पे कितना भरोसा करना है वो अलग सवाल है। ये क्योंकि हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में थे शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, ये पुल बैक बनता था, ड्यू था। 19,000 के ऊपर के स्तर है, हमने 837 के लेवल्स कल छुए थे इंट्राडे लोस, तो वहां से तो बढ़िया ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, 190 पॉइंट की रिकवरी के साथ इस समय हम कामकाज करते हुए। खैर, मार्केट्स तो टिकर टीम चलाती रहेगी। एक बार निफ्टी बैंक भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉकेट बनी हुई है। लंबे समय से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, 200 डीएमए के पहले नीचे चली गई थी, उसके नीचे और प्रेशर माउंट हो रहा था, वो पॉकेट अभी भी वीक है। बाउंस बैक में भी 350 पॉइंट का ही उछाल है, इसलिए मैं कह रहा हूं जरा प्रिकॉशनली वॉच करना चाहिए इस बाउंस बैक को। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड है। ब्रेथ एक बार प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। 8:1 का रेशियो, हमने बहुत डिटोरेटिंग ब्रेथ देखी है इन पिछले 4-5 दिनों में। 12:1 तक के डिक्लाइंस के फेवर में, आज फाइनली एडवांसेस के फेवर में 7:1 का ब्रेथ नजर आएगा। तो आज स्क्रीन बेहतर है, फ्राइडे अच्छा लग रहा है स्क्रीन्स को देखकर। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। बाकी टिकर टीम ब्यूटीफुली मार्केट्स आपके आरएचएस में आपके नीचे सब चलाते रहेंगे, आप लोग रिविजिट करते रहिएगा। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा तो मैं मार्केट्स पे लौट आऊंगा। आज हमको रेवाड़ी हरियाणा जाना है, गुरुग्राम जाना है, और पटना बिहार जाना है। जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रेवाड़ी में अभी तक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, इस समय रहते हो गया तो जाऊंगा, अदरवाइज आज फिर वो लेट हो जाएगा मामला, क्योंकि अब तक वो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो नहीं पा रहा है। गुरुग्राम से रश्मि जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। रश्मि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रश्मि मैम, आवाज आ रही है मेरी आप तक? मुझे फ्रेम फ्रीज्ड नजर आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा था। नहीं जुड़ पाई रश्मि मैम तो फोन लाइन पे जोड़िएगा अगर इश्यू आ रहे होंगे। इस बीच पटना पहले चलते हैं, फिर आज फाइनली अनु सिंह मैम स्क्रीन पे। अनु मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या करते हो अनु मैम पटना में, और कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप?
पटना में तो मेरे हस्बैंड का जॉब है, इसलिए मैं पटना में हूँ अभी। मैंने अदर बीटेक हाँ किया है। हाँ बीटेक किया है, बट प्रेगनेंसी के कारण फिर मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं किया। और शेयर मार्केट। हाँ, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ। और 2020 में जब लॉकडाउन आया, उस वक्त बहुत लोग एंटर किए थे शेयर मार्केट में। उस वक्त मैंने भी एंट्री ली, और बहुत हेवी लॉस के साथ, मतलब क्या बोला मैंने, बहुत हेवी लॉस हुआ मुझे स्टार्टिंग में कमोडिटीज में। सिल्वर में मैंने सेल किया था 13 क्वांटिटी, और वो ओवरनाइट प्राइस बहुत ज्यादा भाग गया था। आई थिंक 74,000 हो गया था, तो उसमें मुझे लगभग 1.5 लाख का नुकसान हुआ। फिर भी फिर मैं इक्विटी की तरफ आई। मेरे को लगा कि नहीं, ये कमोडिटी मेरे बस का चीज नहीं है। तो फिर मैं इक्विटी की तरफ आई, बट इक्विटी में भी मैंने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए। लाइक मैंने फ्यूचर रिटेल में परचेजिंग किया, फ्यूचर एंटरप्राइज, क्योंकि उस वक्त हो रहा था ना कि वो रिकवर हो जाएगा। यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल, ये लोग मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि हाँ, मतलब अभी बाई करने पे वो ऐसे बाउंस बैक करेगा। बट उसमें भी अभी मतलब थोड़ा सा मतलब लॉस में ही हूँ ओवरऑल। अभी अभी तो लॉस में हूँ। पर कुछ रिकवर कर थोड़ा, रहे हो अब धीरे धीरे करके, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, जैसे कुछ थोड़ा सा मतलब मार्केट में रहने पे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, तो मतलब लगा कि हाँ, जैसे कुछ शेयर मैंने अच्छे प्राइस पे लिया। जैसे जोमेटो मैंने 48 पे खरीदा, मैंने उसको भी होल्ड किया है। और फिर ये टाटा मोटर्स भी मैंने 450 पे लिया है, तो उसको भी मैं अभी होल्ड करके रखी हूँ अभी। बट अभी मैंने फिर एक गलत डिसीजन ले लिया, मैंने एमएमटीसी खरीद लिया 86 पे। और उस दिन से वो बाउंस बैक क्या, वो तो बहुत नीचे चला गया, लोअर सर्किट लग गया। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि आज जाके वो सर्किट ओपन हुआ है, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या करना है। मतलब अच्छा, ये आप 54 जब पे आ स्टॉक गया है। चुनते हो, कोई जोमेटो, कोई टाटा मोटर्स या इवन कोई एमएमटीसी, किस बेसिस पे? आप कुछ फंडामेंटल्स टटोलते हो, टेक्निकल्स की स्टडी शुरू कर दी है, ये 2 साल के पीरियड नहीं, में कुछ अभी पढ़ाई तो शुरू करी अ, या नहीं? नहीं, पढ़ाई तो शुरू नहीं कर पाए, लेकिन अब लगता है कि शुरू करना चाहिए। मतलब बीच में क्या हुआ कि प्रॉफिट होने लगा, तो हमको लगा कि ठीक है, मतलब ऐसे भी बिना स्टडी के भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट, मतलब ऐसा कुछ फ्यूचर फ्यूचर ऑप्शंस तो खेलना नहीं है। तो ये सब था कि अभी नहीं, वो लॉन्ग टर्म में जब वापस से जॉब में वापस से जाना है, तब ये सब चीज में रिस्क लेना है। तो मेरे को लगा कि इक्विटी में तो मतलब ओवर द टाइम जनरली शेयर ग्रो ही करता है, मतलब ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग था। तो कुछ टाइम तक प्रॉफिट हुआ अभी बीच में, तो लगा कि रिकवर कर जाए, मतलब कर जाएंगे हम लोग। बट फिर वापस से जो है यही प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अभी जो मार्केट गिरा, तो अचानक से मेरा -8,000 से -31,000 हो गया पोर्टफोलियो मेरा। तो अब अच्छा, इसमें ये आगे फ्यूचर में कैसे करना है वो। ये एमएमटीसी बहुत चल रहा था, इसीलिए आप घुस गए इस उम्मीद में कि और चलेगा, है ना? अब मामला उल्टा गया हाँ, भाई। एक्चुअली ये जो शेयर का जो ऐप होता है ना, ये ट्रेडिंग एप्स, ये लोग हाँ, ही सजेस्ट करते हैं ऐसे कि मतलब एनालिस्ट रेटिंग्स, तो बाई सेल जब ऐसे हमने कर। पहले वो YouTube देख के कुछ सौदे लिए थे, गलत पड़े थे, तो हमें सीख जाना चाहिए था कि वहां से नहीं करना था, फिर एमएमटीसी में कूदे। नहीं, यूट्यूब से नहीं, हाँ यूट्यूब से फिर मैंने लेना बंद कर दिया। बट ये जो ऐप होता है, जैसे एंजल वन या ग्रो, हाँ, अपस्टॉक, ये सब जो ऐप है, तो ये लोग भी अपना ये भी कुछ कुछ सजेस्ट करते रिकमेंडेशन हैं। दिखाने लगे हैं। हाँ, ये हाँ, भी तो सजेस्ट एमएमटीसी करते वहीं से आया हैं। था, किसी ऐप से। हाँ हाँ। ठीक है भाई तो राजेश सर, यार ये ऐप ने धोखा दे दिया हमको। एमएमटीसी वैसे बहुत फट रहा था ये स्टॉक, ये कई सारी सरकारी कंपनी जिनका बहती गंगा में चल रही थी, क्योंकि सरकारी कुछ तो वाकई जेन्युइनली धंधा अच्छा कर रही थी, कुछ के साथ बड़े सवालिया निशान थे। और यहाँ पे तो वो इन्वेस्टर इंटरेस्ट ही नहीं था ओएफएस लाने के लिए, इसीलिए शायद पीयूष गोयल साहब ने कुछ दिन पहले वो मीटिंग भी कर डाली थी, हाई लेवल कमेटी को चेयर करा था। एमएमटीसी एसटीसी को बंद करने की तैयारी हो रही है, और इसीलिए वो इस तरह का अनवाइंडिंग हुई पोजीशंस की। क्या करूं, अब मामला फंस गया है। 86 की खरीद है, 32 रुपए का लॉस हो रहा है। देखिए, आपने सही कहा कि एमएमटीसी, जिसमें कोई बिजनेस उतना कोई खास नहीं था, लाइसेंस इनका सेबी ने कुछ दिन पहले कैंसिल कर दिया था, हाँ, स्टॉक ब्रोकर वाला लाइसेंस। फ्लोट भी बहुत कम है, 90% के आसपास सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास, और 2.29% एलआईसी के पास है। परफॉर्मेंस देखेंगे कि लगातार खराब है। मैं इनको सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूंगा कि यूट्यूब देख करके
और ये व्हाट्सएप पढ़ के निवेश न करें, कंपनी की गुणवत्ता पे, कंपनी की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दें और वहां निवेश करें। इस वक्त आपको जहां भी मौका मिले वहां निकल जाना बेहतर होगा। लगातार लोअर सर्किट में ये स्टॉक चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि जिस जैसे भी निकल सकें इसमें, क्योंकि सुबह सुबह आप लगाएंगी तो हो सकता है कि निकल जाए। तो और तो इसमें कोई उपाय है नहीं, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी कह दिया है कि इसे वाइंड अप करेंगे। तो लेट्स सी क्या ऑप्शंस आते हैं। तो बेहतर ये होगा कि इस वक्त निकल जाए। आज तो मौका दे रहा है निकलने का, आज तो सर्किट पे नहीं है भाई, निकलना है मैम, कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। आप फालतू रुक के और कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली वाइंड अप होना है ये धंधा और काफी तगड़े लॉसेस हो सकते हैं। एग्जिट अन्नू मैम। रश्मि मैम, होपफुली अब आप तक आवाज आ रही होगी। पहला सवाल रश्मि मामा का। आशीष जी, मैंने आईओबी बाय करा है। लास्ट 2 मंथ से मैं ट्रेडिंग में हूँ, इसलिए बहुत हायर प्राइस पे जा रहा है। 44.11 पे अभी करा है। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वेदर आई शुड रिटेन दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड और आई शुड क्विट व्हेनेवर इट कम्स टू 45। 45 पे इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्ग कर रखा है। भाई राजेश सर, आजकल थोड़ा सरकारियों का मूड कल दोपहर ऑनवर्ड सरकारी बैंक्स का मूड थोड़ा सुधरना शुरू हुआ है। किसी कैनरा बैंक, किसी पीएनबी के नंबर से थोड़ा जोश भर तो दिया है। आईओबी क्या करूं, होल्ड कर लूं क्या? 4-5 रुपए मेरी बैंक से नीचे चल रहा है। देखिए, हालात सुधर तो रहे हैं नतीजों के हिसाब से, लेकिन अभी भी मैं नहीं समझता कि ये पीएसयू बास्केट में एक बेहतर चॉइस है। क्योंकि ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो अभी तो 7% के ऊपर आए थे पिछली बार, 13% से नीचे आए थे, लेकिन 7% के ऊपर अभी भी। और अभी भी अगर आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट फ्लोट पीएसयू बैंकिंग साइड में इसका ही है। 96% के आसपास सरकार होल्ड कर रही है। इससे बेहतर चॉइस अवेलेबल है बाजार में। अगर आपको लार्ज कैप में जाना हो तो एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, या स्मॉल कैप में, मिड कैप में जाना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंध बैंक, ये बेहतर चॉइस है। तो मैं कहूंगा कि 45 इसमें के लॉस आसपास बुक आए। करूं और स्विच कर लूं? जी नहीं, अभी लॉस बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन 5 दिन जिस तरीके की बाजार में गिरावट आई है उस कारण से दबाव देखा गया है। हाँ। जब भी उछाल आए वहां से निकलने की कोशिश करें। और अगर आप जैसे नया पैसा डालने की या और ऐड करने की सोच रही हो अगर, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लें। बिल्कुल ठीक। अन्नू मैम, अगला सवाल। अन्नू मैम, एमएमटीसी इकलौता सवाल है, कोई और भी है स्टॉक वाला? हाँ, और भी सवाल है। जैसे कि मैंने बहुत सारे मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर दिया है। तो अभी तो सब बहुत मतलब जैसे जो लार्ज कैप है वो तो थोड़ा सा मतलब डगमगाया है, बट मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट हुआ है। तो अब मतलब इसको कैसे रिकवर करना है, क्या करूं? इसको एवरेज करूं या फिर वेट करूं मार्केट का बाउंस बैक तो होने अनु का? मैम, ऐसा ये क्या है, एक ही पेंट से पूरी पिक्चर ब्रश, क्या एक ही ब्रश से पूरी पिक्चर पेंट करना गलत हो जाएगा। अब आपने कहा किसी स्मॉल कैप मिड कैप में एवरेज करूं, डिपेंड करता है कौन सी पेडिग्री का, कौन सी क्वालिटी का है, कहाँ पे पहुंचा है, कितना करेक्ट हुआ है, कि सही लेवल्स हैं कि नहीं उन्हें ऐड करने के। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे लेना पड़ेगा। ऐसी एक ही बार में सारे स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो पे कवर करना मुश्किल हो जाएगा। रश्मि मैम, अगला सवाल। सर, मैंने ऐड करा है IRFC, जो मुझे काफी पहले प्रॉफिट दे चुका है ऑलरेडी, बट अभी मैंने 75 पे 2000 और बाय करे हैं। सो करंटली 71 पे ट्रेड कर रहा है, इवन 70 तक आया है आज। तो शैल आई ऐड मोर एंड वेट फॉर द लॉन्गर टाइम, और शैल आई क्विट? मैंने लिया ट्रेडिंग के लिए था मैम, या लॉन्ग टर्म के लिए आज से? अर्लियर इट वाज लॉन्ग टर्म, बट धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग की तरफ भी इंटरेस्ट शो कर रही हूँ। सो आई एम होल्डिंग माय प्रॉफिट। तो IRFC लिया लंबी अवधि के लिए। आमतौर पर लोग ट्रेडिंग के लिए लेते हैं, फंस जाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया और अब ट्रेडिंग का मन करने लगा है। बोथ वेज मेरा पोर्टफोलियो ऐसे चल रहा है कि मैं ट्रेडिंग पे, लास्ट ईयर मैंने बहुत नुकसान करा बिकॉज 2-2 लाख भी प्रॉफिट देख के आई जस्ट गोइंग कि ठीक है जैसे पड़ा रहने दो लॉन्ग टर्म के लिए, बट लेटर ऑन वो नीचे आ गए। सो मेरी अब स्ट्रेटजी हो गई है, जहां पे प्रॉफिट दिख रहा है वहां पे निकाल लो, और अगर नहीं है तो लेट्स कीप इट फॉर द लॉन्ग टर्म। भाई IRFC रखने लायक है लंबी अवधि के लिए। 75 की खरीद, 71 पे खड़ा है राजेश सर। IRFC पे आऊं मैडम, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक लिया है 200 रुपए में, और 220 रुपया आया, आपको 20 रुपए के प्रॉफिट आई, आपने निकाल दिया, बट लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स उसके 400 रुपए होने के थे, तो आपको तो दिक्कत होगी वहां पे। खुला छोड़ तो वैसा ना करें,
कि प्रॉफिट आया निकाल दिया, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को देखें, अगर उसमें और भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखें और ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग रखें। आईआरएफसी कंपनी बहुत शानदार है, अगर आप देखें तो एनपीए 0 है, डिविडेंड यील्ड इस वक्त थोड़ी कम हो गई है, 2% के आसपास बैठती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटेड रेलवेज को लोन देती है, इसलिए इनका एनपीएस कुछ है नहीं। और रेलवेज में जिस तरीके की एक्सपेंशन हो रही है, फिर वो सिग्नलिंग की हो या वैगन्स की हो, उससे एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर की उनकी उम्मीद है, जो कि आईआरएफसी जैसी कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचाएगा। बनी रहे स्टॉक में। इस वक्त नहीं ऐड करने की सलाह इसलिए नहीं दूंगा कि आपकी 74, 74.5 की 75 की खरीद है और 71-72 रुपया में सिर्फ 2-3 रुपया का फर्क है। एवरेज तभी करें जब 8-10% का गैप हो। चलिए, इस नोट पर रश्मि मैम, अन्नू मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, सारी क्वेरीज ब्यूटीफुली सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार नीरज वाजपेयी को जोड़ेंगे। इस वीकेंड टाइम कैसे पास होगा उस पर भी तो बातचीत करना जरूरी है। तो वेब सीरीज कौन सी रडार पर है, उस पर एक खास चर्चा।